माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सभी पाठक, श्रोता, छात्र, परीक्षार्थी, अग्रज और हमारे शुभाकांक्षी को इस ज्ञाननिधि चैनल पर स्वागत है। मैं के द्विवेदी आज आपके समक्ष ये नया चैप्टर छायावादोत्तर युग को लेकर उपस्थित हूँ। कल तक हमने बताया कि छायावाद में गद्य का विकास कैसे हुआ, उत्तरोत्तर प्रगति होती रही और अंततः जो है पुनः समय की मांग के अनुसार जब युगांतर उपस्थित होता है तो एक युग के पूर्णाहुति या पूर्णता, संपूर्णता के बाद नए युग का आरंभ होता है। यह छायावादोत्तर युग 1938 से शुरू हुआ है और अभी प्रगति के मानदंडों पर खरा उतरता हुआ निरंतर आगे प्रगति कर रहा है। इसलिए आज तक अभी छायावादोत्तर युग जारी है। यह युग विशिष्ट उपहार लेकर आया क्योंकि इसी युग में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी का मूलभूत परिणाम यथा तथ्य साहित्य पर भी पड़ा। मैं बताते चलूं कि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। जैसे तैसे समाज में जो भी विसंगतियाँ, सुसंगतियाँ, कुसंगतियाँ, विडंबनाएँ और कष्ट, विपत्तियाँ, आफत, प्रवृत्ति आदि आती रहती है, साहित्य का उस पर प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। साहित्य अछूता नहीं रह सकता। ऐसे में जब आज़ादी मिली तो मानो सभी लोग तो आज़ाद हुए, मानो हमारे गद्यकार और कथाकार और काव्यकार भी स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगे, निर्द्वंद हो गए। जो पराधीनता थी वह समापन हो गई और हिंदी गद्य के विकास में इस आज़ादी का सर्वांगीण, यूँ कह लीजिए चतुर्मुखी और सर्वांगीण विकास हुआ। इस युग में भारत में ने पराधीनता की जड़ियों को तोड़कर आज़ादी की अंगड़ाई ली और इस आज़ादी की अंगड़ाई में मानो गद्यकार, लेखक, कथाकार, कहानीकार भी, उपन्यासकार भी, नाटककार भी नए नए विषयों पर, नई नई वस्तु प्रसंग पर, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर भी निबंध गद्य लिखने लगे। इसी काल में ललित निबंधों की भी शुरुआत हुई। इसी काल में ललित निबंधों की भी शुरुआत हुई और धीरे धीरे चारों तरफ का वातावरण प्रसन्नमय हुआ। लोग आज़ादी की सांस लेने लगे। इस युग में के लेखकों ने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि क्षेत्रों में नए आयाम प्रस्तुत किए। साथ साथ अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए नई नई विधाओं का भी जन्म दिया, जैसे रिपोर्टाज, जीवनी, इंटरव्यू आदि नई नई विधाएं भी इस काल में विकसित हुईं। इस काल में नाटक और रंगमंच का बड़ा बोलबाला हो गया। नाटक तो मानो रंगमंच के लिए हो गया और रंगमंच तो मानो नाटक के लिए हो गया। इस प्रकार सारी विधाएं जुड़ करके इस छायावादोत्तर युग को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज तक हिंदी गद्य तथा खड़ी बोली गद्य की विकास यात्रा जारी है। अनेक प्रकार की विडंबनाएं समाप्त हुईं। ऐसे में देश आज़ाद हुआ और हमारे पाठक अथवा और श्रोता और लेखक और कवियों की मानसिकता भी स्वतंत्र हो गई। मानो सभी लोग नए नए आयाम प्रस्तुत करने लगे। ऐसे में उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और कनुप्रिया प्रसिद्ध रचना है। गुनाहों के देवता पर पिक्चर भी बन चुकी है। ऐसे में जितेंद्र और सभी लोग इस पिक्चर में काम भी किए हैं। गुनाहों का देवता सुपरहिट पिक्चर रही है, धर्मवीर भारती के नाम पर बनी हुई। ऐसे में मनोविश्लेषणवाद का भी पदार्पण हो गया, अर्थात धीरे धीरे चारों तरफ से मन मस्तिष्क की साइकोलॉजिकल इफेक्ट को प्रस्तुत करने के लिए मानव मन स्वतंत्र हो गया और जो गुलामी की बेड़ियां थी कट गईं और निरंतर जो है ऐसे ऐसे विषयों पर निबंध, उपन्यास और नाटक लिखे जाने लगे जिन पर लोग थोड़ा आपस में बातचीत करते समय भी थोड़ा सा संकोच करते थे।
धीरे धीरे उपन्यासों की बाढ़ होने लगी। कहानी, उपन्यास आदि सब में संघर्ष, आकांक्षाएं, आशाएं, कुंठा, विद्रोह और आंतरिक अंतर्द्वंद, मानसिक अंतर्द्वंद सबको लेकर के हर एक विषयों पर मानो लेख लिखना, काव्य लिखना, गद्य लिखना होड़ सी लग गई। ऐसे में सूरज का 7वां घोड़ा भी एक ऐसा ही उपन्यास है। जैनेन्द्र, अज्ञेय, भगवतीचरण वर्मा, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, यशपाल, अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस। जिस मानस का हंस में इन्होंने उपन्यास तो लिखा, लेकिन मानो ऐसा लगता है इस मानस के हंस को पढ़ते समय कि जैसे इन्होंने तुलसीदास जी को समर्पित करके ये उपन्यास लिख डाला है। तुलसीदास जी इस उपन्यास के प्रमुख पात्र भी हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द उनके जीवन से संबंधित एक नया प्रयोग उपन्यास में हो गया है। जीवनी लेकिन उपन्यास शैली में लिखे जाने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अतः इस उपन्यास में नागर जी ने अपने इस इष्ट पात्र को, इष्ट कवि को अपनी संपूर्ण शैली में उनके आदि वृत्तांत से लेकर के अंत तक के वृत्तांत को औपन्यासिक शैली में पूरी तरह से व्यक्त किया है। इनका एक और भी उपन्यास है, अमृत और विष। इसमें भी इन्होंने अपनी संपूर्ण कलाकारिता को, कुंठा को, मानवीय वेदना को प्रस्तुत करते हुए अपने नायक को एक विशेष आयाम तक पहुंचाने में पूर्णतः सफलता प्राप्त की है। निबंधों के क्षेत्र में नवीन शैलियां, विषय तथा रूपों का भी विकास इस छायावादोत्तर काल में हुआ। बताते चलें, छायावादोत्तर अर्थात छायावाद के उत्तर यानी बाद का काल जो अब तक जारी है। साथ ही साथ इस युग में नए नए विद्वान लेखक भी अवतरित हुए, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा तथा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक ऐसा हस्ताक्षर है हिंदी साहित्य में जिन्होंने अपनी व्यंग विधा को निबंध का आयाम प्रस्तुत किया। मानव निबंध में ही इन्होंने अपने व्यंग्यात्मक शैली को बखूबी निभाया है। इनके प्रसिद्ध व्यंग हैं निंदारस, प्रेमचंद जी के फटे जूते। यद्यपि देखिए, प्रेमचंद जी के फटे जूते में उन्होंने प्रेमचंद के संपूर्ण व्यक्तित्व को उभारा है, लेकिन फटे जूते का प्रयोग करके उसमें इन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद की उंगलियां अपने फटे जूते से बाहर निरंतर रहती थीं, मानो वो आज़ादी की स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए निरंतर व्यग्र रहती थी। हम लोगों के जूते हैं, नीचे से भले गिर जाएं लेकिन उंगलियां नहीं दिखाई दे देनी चाहिए, अर्थात दिखावा हम लोग करते हैं कि हम अंदर से बड़े पुष्ट हैं। और प्रेमचंद जी जैसा ऐसा महान व्यक्तित्व जो दिखावे में कभी नहीं रहा, केवल तलवों को सुरक्षित रखने के लिए, चलने के लिए जूते का प्रयोग किए, लेकिन अगर उंगलियां फट करके स्वतंत्र रूप से बाहर निकलना चाहती हैं, बाहरी आज़ादी के वातावरण में सांस लेना चाहती हैं, तो उसको उन्होंने तनिक भी छिपाने का प्रयास नहीं किया। और भी तमाम व्यंग शैली में बनाया गया ये लिखा गया ये प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग निबंध बड़ा ही उत्फुल्लता प्रदान करता है। हास्य विनोद का अद्भुत पुट इस पुट में भरा हुआ है, इस निबंध में भरा हुआ है। मानो हम ऐसे पंखुड़ी को आनंदित रूप से सराबोर होते रहते हैं और उनकी वाक चातुरी, चुटीली भाषा का आनंद लेते रहते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी के फटे जूते में इन्होंने उसका जो निबंध लिखा है ललित निबंध में, व्यंग शैली में, तो कहीं भी प्रेमचंद की अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। इस व्यंग विधान की शैली में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को इस अद्भुत व्यंगकार ने, परसाई जी ने निखारा ही है, महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और अपने दिखावेपन को, आधुनिक लोगों के दिखावेपन को दिखाते हुए, उजागर करते हुए ये दर्शाया है कि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व आज़ादी की सांस के लिए निरंतर लड़ते रहे और सफल भी हुए। ऐसे तमाम निबंध लिखे गए। आगे चलते हैं। छायावादोत्तर युग में महादेवी वर्मा के भी निबंध काफ़ी प्रचलित हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध हुए। हिंदी की समालोचना विधा भी छायावादोत्तर युग में
उत्पन्न। इसी युग में रामचंद्र शुक्ल का भी पदार्पण हुआ, डॉक्टर रामविलास शर्मा का पदार्पण हुआ, जो महान समीक्षक थे, समालोचक थे, सम आलोचक, सम धन आ धन लुच धन अक प्रत्यय से बना हुआ समालोचक शब्द है। इसमें सम माने ठीक ठीक, आ माने तक, लोचन माने नेत्रों तक, यानी किसी की रचना और उसकी अच्छाई बुराई को अपनी आंखों तक ला करके भरपूर उसका मूल्यांकन करें। अगर अच्छाई का मूल्यांकन करते हैं, अच्छाई का वर्णन करते हैं तो बुराई का भी करें, और अगर केवल बुराई का ही कर रहे हैं तो भी अच्छाई का भी करें, यानी समान आलोचना करें। ऐसी विधा का भी इस काल में सूत्रपात हुआ। ऐसे में मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवानी, मन्नू भंडारी, भीष्म साहनी, वीरेंद्र नारायण, भारत भूषण अग्रवाल, विनोद रस्तोगी, गोविंद मिश्र, धीरेन्द्र अस्थाना, श्रीकांत वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र जैसे प्रमुख हस्ताक्षर इसी युग में उत्पन्न हुए और अपनी हस्ताक्षर के द्वारा, साहित्यिक हस्ताक्षर के द्वारा पूरे हिंदी साहित्य को तो समृद्ध किया ही, इनकी रचनाएं विदेशों में भी सम्मान पाने लगी। गद्यकारों के हाथों में हिंदी गद्य साहित्य का भविष्य निश्चय ही उज्जवल है, जो आज तक जारी है। यह स्पष्ट हो जाता है छायावादोत्तर युग के गद्य का अनुशीलन करने से। इस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य के ऐतिहासिक विकास क्रम पर अगर दृष्टिपात करते हैं तो यह बात समीचीन हो जाती है कि इस युग में कौन कौन से किस किस प्रकार के गद्य लिखे गए, गद्य की विधाओं में कितनी प्रकार की होड़ लग गई। इन सारी बातों को एक अलग कड़ी में, अलग धारावाहिकता में हम पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन बीच में अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वर्णमाला और व्याकरण इत्यादि पर चर्चा कर दी जाए, जिसमें तद्भव, तत्सम, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और मुहावरे इत्यादि पर, तथा साथ ही साथ एक विशेष प्रश्न आता है जुड़वा शब्द जो समानार्थी होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उस पर विचार करा दें, ताकि आने वाली परीक्षाएं जैसे समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं हैं, एसएससी की, डीएलएड की परीक्षाएं हैं, उसके छात्र भी, परीक्षार्थी भी इसका आनंद ले सकें और उनका भी मार्गदर्शन हो सके। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उनको मैं पूरी तरह से तैयार करा दूंगा, लेकिन मैं मेरा अनुभव, शब्द रचना और जो भी मैंने अनुभव प्राप्त किया उसका इन्हें आस्वादन जरूर कराना चाहूँगा अगली कड़ी में। धन्यवाद। अब मेरा अगला जो व्याख्यान होगा वह गद्य की प्रमुख विधाओं पर होगा, जो गद्यकार कहाँ से भारतीय युग से लेकर के पुनः छायावादोत्तर युग तक और वर्तमान समय तक कौन कौन सी रचनाएं, कहानियां, कैसे प्रकार के निबंध लिखे जाएं, उनकी प्रासंगिकता क्या है वर्तमान समाज में। क्योंकि मैं बार बार कहूँगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आजकल के परिवेश में इन गद्यकारों की गद्य रचनाएं, कहानियाँ, उपन्यास कहाँ तक प्रासंगिक है, इस पर चर्चा मैं करूँगा। तो आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग हमें उत्साहवर्धन करते हुए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारे जो भी कुछ हमने जोड़ा है अब तक के जीवन में अपने अनुभव को, वो आपको हम सहर्ष प्रदान कर सकें और आप भी उसका लाभ उठा सकें। निश्चय ही मेरा दावा है कि आपकी परीक्षाओं में हमारे अनुभव जरूर काम आएंगे। धन्यवाद। मातरम, वंदे